आज हम आपको टुडे आई विल टीच यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेज। यहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट काज लेंगे इसका इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इंग्लैंड में सबसे 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में जनसंख्या वृद्धि 1701 से लेकर 1741 बड़ी फास्टली जनसंख्या वृद्धि हुई। कैसे ये औद्योगिक क्रांति भी समझ रहे हैं ना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उद्योगों के क्षेत्र में हुए आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन, इसको हम कहेंगे औद्योगिक क्रांति। अब ये औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीडन, रसिया, चाइना, भारत। इसके बाद ये तो इसकी डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आफ्टर दैट इसकी बिगिनिंग के स्टार्टिंग के काजेज क्या है? वो फर्स्ट काज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। 1701 से 1741 तक जनसंख्या वृद्धि बहुत स्पीड से बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने के बाद दो कारण हो गए। एक तो उत्पादन अक्षमता की जरूरत बढ़ गई, उत्पादन अक्षमता को बढ़ाना जरूरी हो गया। दूसरा, उद्योगों के लिए श्रम की उपलब्धता, लेबर मिल गई। तो ये जनसंख्या वृद्धि इसका एक प्रमुख कारण बनी औद्योगिक क्रांति का। फर्स्ट। सेकंड लेंगे हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति। इससे पहले औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्रांति आई। कृषि क्रांति में फसलों को अदल बदल के बोना, बड़ी जड़ों वाली फसलें बोना, चकबंदी, बाड़बंदी, चकबंदी, जिससे छोटे किसान बेरोजगार हो गए थे। एवं जो फसल चक्कर, फसलों के अदल बदल कर बोना, जिससे फसलों का उत्पादन क्षमता बढ़ी। इस कृषि क्रांति से क्या बेनिफिट हुआ? औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल ज्यादा मिलने लग गया, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं कच्चे माल की जरूरत होती है। तो कृषि क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई औद्योगिक क्रांति के विकास में। नेक्स्ट लेंगे इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कैसे हुई? 18वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कब्जा किसका होगा? जिसके पास समुद्री शक्ति होगी। समुद्री शक्ति में समझ रहे ना, समुद्री जहाज जिसके पास होंगे, जिसके पास बंदरगाहें होंगी, जिसके पास विदेशों में जाने के लिए पर्याप्त बंदरगाहें होंगी। ऐसा देश कौन सा था? इंग्लैंड के पास सफिशिएंट हार्बर, पर्याप्त मात्रा में बंदरगाहें थी, एवं उसके पास एक विशाल समुद्री शक्ति थी, जिसके कारण से उसका विश्व के विभिन्न देशों में, एशिया में, अफ्रीका में एवं यूरोपियन कंट्रीज में उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए उसके बाजार प्रकाश में आए। उदाहरण के तौर पे लिवरपूल, लंदन इत्यादि प्रमुख नगर थे जो इसके व्यापार के लिए प्रकाश में आए। नेक्स्ट लेंगे हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिवल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार की स्थापना। ये कब होती है? 1888 के बाद। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति आई इंग्लैंड में। उस क्रांति के बाद जनवरी 89 में संसद में एक कॉन्वेंट बैठी, उसमें बिल ऑफ राइट्स को पास किया गया। उसमें क्या फिक्स किया गया था? राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और संसद की शक्तियां को बढ़ा दिया गया। अब भविष्य में कोई भी कानून बनेगा, संसद जो कानून बनाएगी प्रजा हित के लिए, राजा को उस पे दस्तखत करने होंगे। तो इसके बाद एक संवैधानिक सरकार की जो स्थापना हुई, इसने औद्योगिक क्रांति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नेक्स्ट लेंगे पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये कब आती है? इस क्रांति के बाद। ग्लोरियस जो क्रांति हुई उसके बाद पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इससे क्या हुआ इंग्लैंड में? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कोई भी तकनीकी व्यवसाय चुनने का अवसर मिल गया। परिणाम स्वरूप जिस व्यक्ति का जिस विषय में रुचि थी वो उसी तरह का व्यवसाय चुन सकता था। इससे क्या हुआ? उसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। अब कोई बंधन नहीं रहा कि आपको ये व्यवसाय चुनना है ना, कोई भी व्यक्ति उसकी रुचि के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता था। नेक्स्ट लेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, श्रम की उपलब्धता। इंग्लैंड में श्रम की उपलब्धता, इंग्लैंड में पहले से ही अर्धकुशल कारीगर थे। वो अर्धकुशल कारीगर थे जो लकड़ी का काम, चमड़े का काम आदि जो अर्धकुशल कारीगर थे वो काम करते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? वो गांव को छोड़ के शहरों में प्रवेश कर गए। गांव को छोड़ के शहरों में आ गए तो उन्होंने क्या किया? इससे क्या होता है? फिर उद्योगों के लिए सस्ता श्रम मिल जाता है, सस्ता श्रम। तो इस सस्ते श्रम ने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट लेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, उपनिवेशों की स्थापना। ये उपनिवेशों की स्थापना इंग्लैंड में एशिया, अफ्रीका, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में की। इन उपनिवेशों से क्या बेनिफिट होता था? यहाँ पे अपना वो कच्चा माल यहां से लेते थे, पका के माल इंग्लैंड से वापिस यहाँ पे ले आते थे और अपने 2 से 3 गुना या मनमाने भाव में बेचते थे, जिससे इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चे माल की जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। परिणाम स्वरूप कच्चे माल ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट लेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद के दौरान 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में के व्यापारियों ने काफी पूंजी एकत्रित कर ली थी। इस पूंजी की उपलब्धता ने उद्योगों के औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट लेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स, बैंकों की स्थापना। उदाहरण के तौर पे बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694। ये बैंक क्या करते थे? ये बैंक उद्योगपतियों को कम ब्याज में पैसा देते थे, कम ब्याज में पैसा देते थे, जिससे उद्योगों में पैसा लगाने के लिए व्यापारियों को कम ब्याज में पैसा मिल जाता था, वो आसानी से उद्योगों में पैसा लगा लेते थे। इस प्रकार से बैंकों के निर्माण ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट लेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना। ये संयुक्त पूंजी कंपनियां क्या होती थी? जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यापारी मिलकर पूंजी लगाते थे, जिससे बड़े से बड़ा व्यापार किया जा सकता था, जिसमें अगर कोई नुकसान होए व्यापारियों को तो उसको बियर भी किया जा सकता था। बेनिफिट भी सेम डिवाइड होता था और लॉस भी सेम डिवाइड होता था। तो संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना होने से औद्योगिक क्रांति को बल मिला। नेक्स्ट लेंगे ब्लैक डेथ। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक भयानक महामारी आई जिसको ब्लैक डेथ के नाम से कहा जाता है। अब इस ब्लैक डेथ का इफेक्ट क्या हुआ? अब इंग्लैंड में गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए। अब वो बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार की जरूरत थी। उनको रोजगार देने के लिए औद्योगिक क्रांति के दौरान जो उद्योगों की स्थापना हुई, उन उद्योगों को कम पैसे में मजदूर मिलने शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप इस ब्लैक डेथ ने इस औद्योगिक क्रांति के निर्माण में, इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड की भौगोलिक अवस्था। इंग्लैंड विश्व का भले ही छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक अवस्था इस तरह थी जो एक औद्योगिक क्रांति के लिए, उद्योगों के लिए उपयुक्त थी। सबसे पहले इंग्लैंड एक इंडीज द्वीप है जो जिसकी चारों तरफ पानी है। इसके पास समुद्री शक्ति थी। यहाँ की शीत एवं नम जलवायु उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा यहाँ पे प्रचुर मात्रा में
कोयला लोहा था। कोयला लोहा तो वैसे फ्रेंच के पास भी था, लेकिन यहाँ के लोगों के पास इसको गलाने की विधि ये जानते थे। फ्रेंच के लोग इतने एडवांस नहीं थे। इसके अलावा यहाँ के पास, इस इंग्लैंड के पास ऐसी बंदरगाहें थी जो पूरे विश्व के देशों में ये यहाँ से जा सकते थे। तो भौगोलिक जो दशा थी इसकी इंग्लैंड की, उसने औद्योगिक क्रांति को बल दिया। नेक्स्ट लेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों की देन। इंग्लैंड के व्यापारियों के पास जो पैसा था वो उन्होंने उद्योगों में लगाया। पैसा यूरोप में और लोगों के पास भी था, फ्रेंच वालों के पास था, लेकिन वहां पे कुलीन लोगों के पास था, वहां व्यापारियों के पास नहीं था। इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश था जहां पे व्यापारियों के पास अधिक पैसा था और उन्होंने अपना सारा पैसा उद्योगों में लगाया। तो व्यापारियों की जो देन रही वो औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। राइज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार, इसमें विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा, अवेकनिंग आ गई लोगों में। तो शिक्षा के विस्तार ने जो लोग व्यापारियों के पास पूंजी थी उस पूंजी को उद्योगों में लगाने का सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप शिक्षा के उदय ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इससे पहले यूरोप में कृषि क्रांति, ये वैज्ञानिक क्रांति आई। इस वैज्ञानिक क्रांति ने ही तो तकनीकी परिवर्तन किए और तकनीकी परिवर्तन जो औद्योगिक क्षेत्र में आए, तो वैज्ञानिक क्रांति का औद्योगिक क्रांति से के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट लेंगे कंपटीशन ऑफ कॉलोनीज, उपनिवेशों की दौड़, उपनिवेशों की प्रतिस्पर्धा। यूरोप के विभिन्न देशों में उपनिवेश मीन समझ रहे हैं ना, व्यापारिक केंद्र बनाने की होड़ लगी हुई थी। तो इस व्यापार को, उपनिवेशों की दौड़ ने उद्योगों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट लेंगे, इससे पहले 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की राज्य क्रांति, जिससे पूरे यूरोप में जागरूकता आई और इस फ्रांस की राज्य क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे औद्योगिक क्रांति के लिए जो जिन भौतिक कारकों की जरूरत थी वो सभी इंग्लैंड के पास अवेलेबल थे। परिणाम स्वरूप 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई और इसकी जो भौतिक कारक थे, यहाँ की भौगोलिक अवस्था, यहाँ की व्यापारियों की देन, शिक्षा का उदय, कृषि क्रांति इससे पहले जो आई उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विभिन्न कारकों ने औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक?